यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है जंग जो है वार एक चल रही है और इस पर जो है तमाम हिंदुस्तानियों की नज़र भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं, जिसमें छात्र भी हैं। लेकिन तनाव क्या है और उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं, डॉक्टर वीरेंद्र के शाही, वीर चक्र से सम्मानित इन्हें किया गया था, रिटायर्ड कर्नल हैं। और बता दें आपको कि 65 और 71 की जंग में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं और इनकी एक्सपीरियंस क्या कहता है। सर, जो इस वक्त सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि किस ओर जाएगा ये युद्ध? देखिए, जंग की जो अभी मौजूदा हालत है काफ़ी डेलिकेट है। कैजुअल्टीज़ भी हो रहे हैं और रशिया ने अटैक किया है, तो हालत जो है जंगी हालत है। और जंगी हालत कहाँ तक जाएगी ये डेफिनेट तो कोई नहीं कह सकता, पर मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात को देखते हुए, नाटो का, अमेरिका का और कंट्रीज़ का रिएक्शन देखते हुए अभी कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है। फिलहाल आज तक जो सिचुएशन है अभी सर, ये भी कैजुअलिटी की अगर बात करें तो एडवाइजर टू यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि 40 लोग जो हैं अभी तक जो है वो मारे जा चुके हैं जो रशिया ने अटैक किया। जी हाँ, व्लादिमीर ने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि उनके सिविल एरियाज़ में भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इथिकल तो नहीं होता सिविल एरियाज़, पर देन एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर। और जिस तरह ट्रुप्स ख़ास तौर पर अर्बन एरियाज़ में बिल्ट अप एरियाज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो दरअसल कॉलोनीज़ में घुटकर, छतों पर बैठकर, तो वो सब जब जंग में शुरू हो जाता है तो इस तरह के कोलेटरल डैमेजेस हो जाना, मैं समझता हूँ कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, हो जाता है। और जंग में ये सब जायज़ माना जाता है। अगर इसी तरह ही चलता रहा, क्या लगता है कि अगर थर्ड इशू न करे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो कितना ये पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना विनाशकारी होगा? ब्रह्मांड तो बड़ी भारी चीज़ है। मैं तो अभी फ़िलहाल, जैसा मैंने कहा, मैं थर्ड वॉर की सिचुएशन फ़िलहाल नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन जो है नाटो कंट्रीज़ का, अमेरिका का, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर पास्ट हिस्ट्री देखें, अफ़गानिस्तान को बड़ी उम्मीद थी अमेरिका उनका साथ देगा, वो छोड़ छाड़ कर निकल गए। उसके पहले देखें वियतनाम, कॉन्गो, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को इन्वॉल्व करेगा। और अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ट्रूप्स का नहीं होगा तो नाटो कंट्रीज़ भी मेरे ख्याल में ट्रूप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। दूसरी एक जो और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि रशिया एक मेन गैस सप्लायर है यूरोपियन यूनियन को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, जर्मनी को। और ऐसी सूरत में अगर वो इनकी गैस सप्लाई बंद कर देता है तो इन सब के लिए अपनी इकोनॉमी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रेशर के नीचे मुझे तो नाटो भी कुछ बटा बटा सा नज़र आ रहा है। और अगर नाटो बटा है, अमेरिका एक्टिव इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, तो ऐसी हालत में ये कोई वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं बनती। पर उसके अलावा जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि जिस तरह से यूक्रेन पर रशिया काबू करने की कोशिश कर रहा है और उसने इनके जो डोबास एरिया में दो जो यूक्रेन से टूटे पोर्शंस हैं, उस दो कंट्रीज़ की तरह उनको मान्यता दे दी है। इस सब चीज़ों को देखते मैं समझता हूँ हमारे रेफरेंस में चाइना को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल जाएगा और चाइना भी कोशिश करेगा कि इस तरह का एक छोटा सा लिमिटेड ऑपरेशन वो भी कर ले। तो ये जो एक चीज़ है नज़र में आती है, पर उसके अलावा ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल देखेगा कम से कम फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब से
कुछ देर पहले समाचार आया कि यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रशिया के 2 शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है। ये बात की गंभीरता को कुछ और बढ़ाता है और मैं समझता हूँ उसका प्यूनिटिव एक्शन शायद रशिया खुद ही ले लेगा और वर्ल्ड की और बॉडीज़ को वहाँ पर घुसने की या इन्वॉल्व होने की ये इतनी बड़ी कोई इरिटेशन नहीं है। अभी सर युद्ध के भी कोई नियम होते हैं, तो अभी जो ये युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्या ये युद्ध के जो नियम है उसी के तहत चल रहा है? महाभारत के कितने नियम थे और क्या महाभारत नियमों के मुताबिक लड़ा गया? क्या अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारना नियम था? क्या निहत्थे लोगों के सर काट लेने नियम था? क्या अश्वत्थामा हाथी के नाम पर अनाउंसमेंट करना नियम था? और अगर ये सब नियम महाभारत त्रेता युग में लागू ना हुए, द्वापर में, तो आज कलयुग में आप कौन से नियम की बात करते हो भाई? युद्ध का एक ही नियम है और वो है विजयश्री, विजय प्राप्त करना। और मैंने ये युद्ध में रहकर, युद्ध को लड़कर और युद्ध को विजयश्री प्राप्त कर देखा है। अभी सर ये जो युद्ध चल रहा है, क्या भारत में इस पे असर पड़ेगा किसी चीज़ पे? न सिर्फ भारत में, पूरे संसार में, पूरे ग्लोब पर इसका असर पड़ेगा। युद्ध के तौर पर नहीं भी पड़ेगा तो प्राइस राइज होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, जब जब डिमांड बढ़ी है, इन्होंने खूब कैश डाउन किया है कीमतों को बढ़ाकर। तो अगर रशियन सप्लाई ऑयल की कम हो जाएगी, गैस की कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगा और वो डिमांड का प्रेशर जितने भी गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, ईरान, सऊदी, इराक, ये जितने भी ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज़ हैं, इनको मौका मिलेगा अपनी दौलत बढ़ाने का। ये $100 तक की, $100 बैरल तक की तो बात अभी कर रहे हैं, शायद उसके ऊपर भी जाएगा। और ऐसा होने पर हम जो 80% अपना ऑयल गल्फ़ से ख़रीदते हैं, उसका असर हमारी कीमतों पर पड़ेगा। ऑयल की कीमतें ज़्यादा होंगी तो हर चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी। सर डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, अगर यूक्रेन को किसी देश की मदद मांगनी पड़ी तो क्या लगता है कि कौन कौन से देश जो है उसका साथ देंगे? देखिए, नाटो 32 कंट्रीज़ हैं और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर नाटो साथ देता है तो वो शक्ति बहुत है यूक्रेन को मदद करने की। पर अगर नाटो के कंट्रीज़ भी एक्टिवली साथ नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता किसी छोटे मोटे कंट्री की, हमारे पड़ोसी भी तो चले गए वहाँ, इमरान खान साहब पाकिस्तान तो वो वैसा ही लगता है कि 2 शेरों की लड़ाई में एक मेंढक उछल के कहता है गुटर गूंजी मैं भी हूँ। तो जाने दो उनको। पर मैं नहीं समझता कि कोई भी छोटा कंट्री ये 2 बड़े दिग्गजों के बीच में कहीं पड़ना चाहेगा। और जब मैं दिग्गजों की बात करता हूँ तो एक तरफ रशिया और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और 32 कंट्रीज़ ऑफ नाटो उसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, क्या लगता है कि इसमें अब रशिया को कितना बेनिफिट मिलेगा इस वार में? देखिए, बेनिफिट तो नहीं, और रशिया का तो बड़ा सीधा सा है, वो तो अपनी डिफेंसिव वॉर की बात कर रहे हैं। अगर यूक्रेन नाटो कंट्रीज़ का सदस्य बन जाता है तो नाटो कंट्रीज़ की पहुंच रशिया के बॉर्डर तक हो जाएगी, जो कि रशिया के लिए बिल्कुल खुशहाली की बात नहीं है। उनको लगातार नाटो कंट्रीज़ की किसी छेड़छाड़ शरारत का ख़तरा बना रहेगा। तो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन पाए। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि न्यूज़ आ रही हैं, कितने समय तक ये इसी तरह युद्ध चलता रहेगा? क्या प्रश्न चिन्ह इसमें लगेगा या कुछ? बहुत ज़्यादा लंबा फ़िलहाल तो नहीं लगता कि बहुत लंबा,
फर्स्ट सेकंड वॉर की तरह ये खींचेगा, पर अभी तो शुरू हुआ है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी कह देना कि कब ख़त्म होगी बड़ा मुश्किल है। वेट एंड वॉच, देखना पड़ेगा। दोनों इस युद्ध में क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस मुल्क को होगा? यूक्रेन की तबाही तो नज़र आ ही रही है। मैं नहीं समझता कोई भी चीज़ उसको रोक पाएगी। अगर ये नाटो के 32 कंट्रीज़ भी वहाँ आ जाएं और युद्ध में शामिल भी हो जाएं, तब भी यूक्रेन की तबाही तो होनी ही होनी है। इसीलिए अगर आप सोचें एक स्मॉलर लेवल पर, हम हमेशा पिछले 2-3 साल से कोशिश यही करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो गलत हरकतें हैं, हम टेररिस्ट को अंदर आकर यहाँ युद्ध ना करें, बल्कि घुसकर उसको पार मारें। क्योंकि जहाँ युद्ध होता है वहाँ तबाही होती है, और अगर बड़े पैमाने का युद्ध होता है तो बड़े पैमाने की तबाही होती है। ईश्वर ना करे अगर यही लड़ाई न्यूक्लियर तक पहुँच जाती है तो वो इलाका जहाँ वो न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा, जापान की तरह, नागासाकी की तरह, वो इलाका आने वाले 40-50 साल 100 साल तक इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अगर यूक्रेन को जितनी मर्जी मदद मिल जाए, उसकी तबाही तो लगभग निश्चित नज़र आ रही है। और जब मैं यूक्रेन की तबाही का जिक्र करता हूँ तो मुझे फ़िक्र है मेरे अपने देश के, मेरे जो बच्चे 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स, वो जो वहाँ पढ़ने गए हुए हैं, और सिर्फ 2 जहाज़ अभी उनको लेकर आए हैं, बहुत छोटे इस नंबर में 20,000 से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में हैं। खाने पीने को उनके पास वही 1-2 दिन का राशन है जो उन्होंने पिछले कल और आज में ख़रीदा है। वापस आने के लिए उनको और रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज सलाह दी गई है उनको कि अगर वो नेबरिंग कंट्रीज़ तक भी पहुंच जाएं जहां युद्ध नहीं हो रहा, तो वहां से शायद हमारे जहाज़ उनको उठा पाएंगे। अभी वहाँ के जो एयर बेस या तमाम वो जो जितने भी अगर हमारे भारतीय फंसे हैं, क्या उनका कोई अभी, क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार, अभी कुछ भारतीयों को लाया भी गया है वापस, तो बाकी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना सर? देखिए, युद्ध के बीच में अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को भेजना मुनासिब नहीं है। अगर उन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को हम फाइटर्स के साथ भेजते हैं तो वो युद्ध में शमूलियत की बात हो जाती है, और उन पर अटैक होने पर और काउंटर होने पर एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। वो एक युद्ध में पैर फंसाने वाली बात है। और जब वो युद्ध कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा फैसला कर पाना कि ये इंडिया का हवाई जहाज़ आ रहा है तो फिर अगले 3 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दो। कोई नहीं करेगा। वो अपने टारगेट्स, अपने एम, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए गंभीर घमासान युद्ध करेंगे। भारत की अगर हम बात करें, भारत के संबंध दोनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतनी सी मदद तो कर सकते हैं ना कि जितने भी भारतीय फंसे उनको पहले, यहाँ ऐसा होता युद्ध में? देखिए, युद्ध में सिर्फ युद्ध होता है और युद्ध में घमासान होता है, और हर देश सबसे पहले अपना इंटरेस्ट सोचता है, और जो अपना इंटरेस्ट सोचता है उसको हमारे विद्यार्थियों की कितनी चिंता होगी। मैं समझता हूँ इस मामले में हमने कुछ देर कर दी। ये जो इवैक्यूएशन पिछले परसों के दिन शुरू हुआ, शायद इसको कम से कम हफ्ता पहले या 10 दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए था, ताकि ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी अब तक निकल चुके होते। क्या इस युद्ध का परिणाम बैठ के बात टेबल पे बातचीत पे नहीं हल हो सकता? बहुत अरसा बैठे टेबल पर। युद्ध तो होता ही तभी है जब टेबल पर बातचीत की हद हो जाती है, क्योंकि युद्ध कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा, ऐसा देश के, जर्मनी के, फ्रांस के, अमेरिका के हर देश के प्रधान ने ऐसा ही कहा। युद्ध कोई पसंद नहीं करता। रशिया का भी इंटरेस्ट युद्ध में नहीं है, बहुत महंगी चीज़ होती है, और रशिया की अपनी माली हालत इतनी ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है। तो युद्ध किसी को पसंद नहीं होता,
और जब टेबल के बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो युद्ध एक आखिरी रास्ता रह जाता है। और अब इस बात को करना तो एक पीछे उल्टा सर करके देखने वाली बात है। अब तो युद्ध शुरू हो चुका है। सर आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि युद्ध वहां चल रहा है, सियासत यहाँ पर गरमाई हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब जो भी यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाना पहली प्रायोरिटी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ कमी आएगी। मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो अपोजिशन में है और उनका धर्म है अपोज करना। अगर किसी दिन सुबह सुबह उठकर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि पूर्व में देखो सूरज निकल रहा है, तो अपोजिशन को जरूर कहना चाहिए नहीं ये तो डूब रहा है, देखिए कितना नीचे है। और अगर वो कहें कि सूरज दोपहर चढ़ गई सर के ऊपर आ गया, तो अपोजिशन का धर्म है ये कहना कि नहीं नहीं जी वो तो जमीन के नीचे है, ऊपर आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। और अगर आप कहें कि आपने फोटो ले लिया, पूर्व से निकला सर पर है और पश्चिम में जाएगा, तो वो कहेंगे हमें सबूत दिखाओ। तो अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन का। भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसमें भी सबूत मांगे। वो हर चीज का सबूत मांगते हैं। तो ऐसी राजनीति ठीक रहती है? क्योंकि जब भारी मुल्क का अगर ऐसी बात करे भारत पर, तो कहीं ना कहीं वैसी बात नहीं होनी चाहिए। क्या सब भारत के लोग भारत के लिए सोचते हैं? अगर सोचते होते तो आज 62 में जो हमने अक्साई चीन खोया था, नहीं खोया होता। अगर भारत के सब लोग भारत की बात ही सोचते तो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य भारत होता। क्योंकि परमानेंट सदस्य उन्हीं लोगों को बनाया गया था जिन्होंने सेकेंड वॉर में, जंग में विजय श्री प्राप्त की थी। इंग्लैंड इसलिए बना था कि हमारी फौज हमारे शहीदों से विजय प्राप्त करके उसको ये मान्यता दी गई और उन्होंने वो मान्यता हमसे शेयर करना चाहिए। पर हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जगह ये चीन को दे दो। और चीन ने कितनी बार हमारे अगेंस्ट वीटो इस्तेमाल किया है। तो ऐसा सोचना कि देश का हर व्यक्ति देश के लिए ही सोचता है, ये बात सही नहीं है। चलिए शुक्रिया। तो अभी जो इस वक्त सिचुएशन बनी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस पर बातचीत कर रहे थे। क्या जो भी इस वक्त सिचुएशन है, क्या वो थर्ड वर्ल्ड वार को इशारा दे रही है? और इस पर बातचीत कर रहे थे हम डॉक्टर वीरेंद्र के साही को, रिटायर्ड कर्नल हैं, और इनसे बातचीत कर रहे क्योंकि एक्सपीरियंस है इनको और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा कि अभी जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के बीच में थर्ड वर्ल्ड वार की तो नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान जरूर होगा। अब इसका क्या हाल होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।